हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग लोरस लैब के फंडामेंटल और टेक्निकल को पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि कंपनी क्या करता है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी अभी भी फंडामेंटल और टेक्निकल के बेसिस पे क्या अभी हमें खरीदना चाहिए, बेच देना चाहिए या साइड में रह के वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं ये कंपनी एनालिसिस का एक सीरीज चल रहा है जहां पे मैं जो कंपनी में अभी पोटेंशियल है उस कंपनीज का एनालिसिस करता हूं पूरे डिटेल में। और अगर इस सीरीज के बाकी सारे वीडियोस को देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो ये वीडियो मेनली 2 पार्ट में आने वाला है क्योंकि इस कंपनी के अंदर देने के लिए इतना सारा फंडामेंटल और टेक्निकल डेटा है कि ये वीडियो अगर मैं एक पार्ट में बनाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा अबाउट द कंपनी एंड फाउंडर डिटेल्स और स्वॉट एनालिसिस पूरे डिटेल में, और सेकेंड पार्ट में मेनली आने वाला है कंपनी के फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस और बोनस पॉइंट। जैसे कि आप जानते हैं मेरे हर एक वीडियो के अंदर मैं एक बोनस पॉइंट देने की कोशिश करता हूं, और ये कंपनी इतना इंटरेस्टिंग क्यों है ये आपको जानने के लिए ये जो बोनस पॉइंट है जो सेकेंड पार्ट के एंड में आने वाला है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस कंपनी को और इस तरीके के फ्यूचर में और भी बहुत सारे कंपनी को एनालाइज करने के लिए। और इस वीडियो में यूज करने वाले हर एक डेटा को जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं, और अगर उससे आप फर्दर कोई रिसर्च आगे ले जाना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में तो वो सारे डेटा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को दे दूंगा, आप चाहे तो फर्दर रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं लोरस लैब कंपनी क्या करता है। तो ये कंपनी क्या करता है उसे जानने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा एक मेडिसिन कैसे रेडी होता है। मैंने ऑलरेडी सुवेन फार्मास्यूटिकल के वीडियो में बताया कि मेडिसिन कैसे रेडी होता है, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक मेडिसिन को रेडी करने के लिए पहले तो रॉ मटेरियल्स लगता है, उसके बाद उसके अंदर इंटरमीडिएट ऐड होता है, उसके बाद आपका रेडी होता है एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके बाद उसके अंदर कुछ एडिशनल्स ऐड करने के बाद रेडी होता है आपका फॉर्मुलेशंस। तो फॉर्मुलेशन और कुछ नहीं है, एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं टैबलेट या लिक्विड के फॉर्म में, हम लोग कोई भी दुकान से खरीद के कंज्यूम करते हैं। तो कंपनी का बेसिकली ये दोनों सेगमेंट यानी एपीआई और फॉर्मुलेशन सेगमेंट में बिजनेस है, और उसके साथ कंपनी का बिजनेस है सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, यानी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। और इस तीनों सेगमेंट में कंपनी का 60 प्लस प्रोडक्ट रेंज है, और कंपनी का जो टोटल बिजनेस है उसके अंदर एपीआई कंपनी का कंट्रीब्यूट कर रहा है 54%, फॉर्मुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है 35% और सीडीएमओ या सिंथेसिस बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रहा है 11%। कंपनी का जो एपीआई सेगमेंट है उसके अंदर फर्स्ट है एंटीवायरल यानी एआरवी और हेपेटाइटिस सी का एक प्रोडक्शन होता है जो एचआईवी डिजीज को क्योर करने के लिए कंपनी बनाता है, जो कंपनी के टोटल बिजनेस का 38% कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद है ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर के डिजीज को ठीक करने के लिए ये कंपनी मेडिसिन बनाता है, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के टोटल बिजनेस को 5%, और अदर्स जो एपीआई है वो 11% कंपनी के टोटल बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आपको बता दूं एआरबी सेगमेंट में कंपनी का एक फर्स्ट लाइन प्रोडक्ट है, एक सेकेंड लाइन प्रोडक्ट है, यानी फर्स्ट लाइन प्रोडक्ट में जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सस्ता होता है और सेकेंड लाइन प्रोडक्ट में उसका ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि एचआईवी ट्रीटमेंट में जब फर्स्ट ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तब ये सेकेंड ट्रीटमेंट काम में आता है, और ये सेकेंड ट्रीटमेंट फर्स्ट के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली भी होता है। उसके बाद कंपनी अपना फॉर्मुलेशन बिजनेस सेगमेंट में टोटल 75% एलएमआईसी कंट्रीज में टेंडर के थ्रू सेल करता है। तो ये एलएमआईसी कंट्रीज क्या है? एलएमआईसी बेसिकली लो मिडिल इनकम कंट्रीज होता है, जैसे कि आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे जैसे कंट्रीज जहाँ पे लो मिडिल इनकम है। तो यहाँ पे ये टेंडर कौन निकलता है? ग्लोबल फंड, पेपर एंड वेरियस कंट्री यानी अफ्रीकन का बहुत सारे कंट्री ये टेंडर को निकालता है, जो कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में 75% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद है जेनेरिक प्रोडक्ट एंड सीडीएमओ, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोप में ये कंपनी अपना सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो कंपनी करता है, जो कंपनी के टोटल फॉर्मुलेटेड सेगमेंट में 25% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसके बाद है कंपनी का सीडीएमओ सर्विस, जो कंपनी ग्लोबली जो बड़ा बड़ा बायोटेक और फार्मा कंपनी है उनको सीएमओ सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है उन लोगों का जो एपीआई है
या उन लोगों का जो मॉलिक्यूल्स है उसके थ्रू। और कंपनी अपना स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट सेल करता है न्यूट्रिसिटिकल, डाइटरी सप्लीमेंट और कॉस्मेस्यूटिकल कंपनीज को। यानी जो हम लोग याकुल वगैरह खाते हैं हमारे हेल्थ को ठीक रखने के लिए, जो फार्मास्यूटिकल्स एक ड्रिंक होता है, तो ऐसे टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी कंपनी स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करता है। तो कंपनी का जो सीईओ एंड फाउंडर है वो है मिस्टर सत्यनारायणन चौबा, जिन्होंने 2005 में इस कंपनी को फाउंड किया था अपने ही पॉकेट से 60 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके। उससे पहले मिस्टर सत्यनारायण सीईओ का पोस्ट भी संभाल चुके हैं मैट्रिक्स लैबोरेटरीज में। और अगर आपको मिस्टर सत्यनारायण चौबा के बारे में पूरे डिटेल में जानना है तो आप लिंक्डइन से उनके प्रोफाइल भी देख सकते हैं, और कंपनी का जो अदर्स मैनेजमेंट है उन लोगों का भी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं लिंक्डइन से, या कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो मिस्टर सत्यनारायण चौबा मैट्रिक्स लैब में काम करने के दौरान पूरे 10 साल में बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग से काम कर चुके हैं। तो अगर उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग करके काम करने के दौरान उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। और 2005 में जब कंपनी उन्होंने फाउंड किया था उसके बाद से कंपनी ने एक स्टेडी ग्रोथ और कंपनी का जो विजन उन्होंने बहुत ही सॉलिड रखा था, क्योंकि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेसिकली पहले प्रोडक्शन फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। मगर मिस्टर सत्यनारायण चौबा ने पहले R&D के ऊपर ज्यादा जोर दिया, उसके ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर। क्योंकि जब मिस्टर सत्यनारायण चौबा ने कंपनी के अंदर एक टीम तैयार किया था तो मोर देन 300 पीपल सिर्फ R&D में ही था। तो इससे पता चलता है कंपनी कितना ज्यादा फोकस्ड है अपने R&D के ऊपर। कंपनी के अंदर बेसिकली 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विशाखापत्तनम में है। तो अभी चलते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की तरफ। स्वॉट एनालिसिस में फर्स्ट है कंपनी का स्टेज। कंपनी लिवरेजिंग ऑन स्ट्रॉन्ग बैक इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मिस्टर सत्यनारायण चौबा ने कंपनी को फाउंड करने के बाद से ही अपना बहुत ज्यादा ध्यान R&D के ऊपर दिया था, जिसके दौरान कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना API डेवलप कर पाया है। और API में पहले जो खर्चा आता था उससे 60% कॉस्ट कम कर दिया है। आप जानते नहीं है, मगर एक फॉर्मुलेशन को रेडी करने के लिए या एक मेडिसिन को रेडी करने के लिए जो 30 to 40% खर्चा आता है वो API के ऊपर आता है। और कंपनी के पास अपना खुद का API होने से कंपनी अपना जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वहां पे अच्छा मार्जिन कमा सकता है, और कंपनी अपने फॉर्मुलेशन को ग्लोबल मार्केट में बहुत ही सस्ते प्राइस में दे सकता है। कंपनी बहुत सारा इंटरनेशनल बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का जो टेंडर है इस ट्रेंड के ऊपर बेस करके हासिल कर चुका है। और आगे आने वाले टाइम पे कंपनी बहुत सारा और पैसा अपने R&D के ऊपर खर्चा कर रहा है, जिसके वजह से कंपनी का जो API कॉस्ट है शायद और भी नीचे आ सकता है, जो फॉर्मुलेशन का कॉस्ट है वो और भी नीचे आ सकता है। तो बेसिकली कंपनी के अंदर अपना खुद का कॉस्ट इफेक्टिव API होने के दौरान कंपनी अपना API भी सस्ते में और अपना फॉर्मुलेशंस भी सस्ते में दे सकता है, जो कंपनी के लिए एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। और कंपनी ग्लोबल के जो टॉप 10 लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनमें से 4 कंपनीज को अपना जो API सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। और कंपनी के पास 4186 किलो पर एनम का कैपेसिटी है अभी प्रोडक्शन का, और कंपनी आने वाले टाइम पे और भी 1000 किलो पर एनम का कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है, जो कंपनी के लिए फ्यूचर में एक और भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स बनेगा। और कंपनी ये जो कैपेक्स प्लान किया है या आगे आने वाले टाइम पे जो अपना कैपेसिटी बढ़ा रहा है या बढ़ाने वाला है, उसके लिए कंपनी एडिशनल कोई भी डेट नहीं लेगा, ऐसा अनाउंस किया है। और कंपनी का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है या मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी अपने मार्केट शेयर से गेन कर रहा है, कंपनी अपने प्रोडक्ट और भी ज्यादा सेल करके गेन कर रहा है। इस पैंडेमिक के सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के अपना रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा नहीं रहा है। और अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो कंपनी का अभी एक्टिव प्रोजेक्ट है मोर देन 50, और भी बहुत सारा ऑर्डर्स अपने कंपनी के बुक में पड़ा हुआ है। यानी कंपनी के पास और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और कंपनी का और भी ज्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अच्छा ऑर्डर होने के कारण कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अपना जो कैपेसिटी है वो फुल स्ट्रेंथ से रन कर पाएगा, यानी अपने फुल कैपेसिटी में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो रन हो पाएगा। कंपनी का कुछ API मार्केट लीडर होने के कारण कंपनी के रेवेन्यू में वो अच्छा खासा एक वैल्यू ऐड कर रहा है। तो जो मार्केट लीडर APIs है वो बेसिकली 3 है, और तीनों ही HIV सेगमेंट में उसका API है। जैसे कि फर्स्ट है एफाविरेंज जो HIV के सेगमेंट में है, दूसरा है एमट्रीसिटेबाइन जो HI के सेगमेंट में है, तीसरा है टेनोफोविर जो HI के सेगमेंट में है। अगेन
कंपनी का और भी एपीआई सर्विसेज है जो कंपनी के एक टोटल रेवेन्यू में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, जिसमें से फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर, जो हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए काम करता है। एंटी डायबिटीज, जो डायबिटीज को ठीक करने के लिए काम करता है। एंटी एज्मा, जो एस्थमा का एक एपीआई है। दूसरा है गैस के लिए है, यानी हार्ट बर्न और स्टोमच के लिए यानी पेट के लिए है। और फिफ्थ है आई इन्फेक्शन के लिए एक एपीआई। और कंपनी बहुत सारे जगह से अपना लाइसेंस और बहुत सारे कंपनी के साथ अपना पार्टनरशिप, अपना एक्विजिशन, और कंपनी के पास बहुत सारा सब्सिडियरीज भी है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कंपनी के कुछ लाइसेंसेस के बारे में। लोरस हैज 27 ANDA इन द यूएस, यानी यूएस में अगर आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं मेडिकल सेक्टर का, तो वहां पे आपको ANDA फिल करना पड़ता है। तो कंपनी के पास 27 ANDA ऑलरेडी है और 9 पैरा 4 का और 7 FTF अपॉर्चुनिटीज का। तो FTF अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो कंपनी को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, तो वही होता है FTF। इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है 9 डोजर इन यूरोप, 12 in Canada, 8 with WHO for ARV and FC product, 2 doser in South Africa for ARV, 2 doser in India for rare disease drugs, and 14 products in various raw markets to capture ARV opportunities। तो ये रॉ मार्केट क्या होता है, यानी यहाँ पे जो जो कंट्रीज का बात मैंने किया है उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो जो कंट्रीज है वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज है इस प्रोडक्ट का, उस अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए कंपनी ने 14 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। एडिशनली कंपनी के पास, कंपनी जो एपीआई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दूसरे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को, उनमें से 150 कंपनी का खुद का है, यानी 150 जो एपीआई है उसका जो पेटेंट है वो कंपनी ने खुद बनाया है। कंपनी हैज आल्सो 61 डीएमएफ फिलिंग। तो ये डीएमएफ क्या होता है, ड्रग मास्टर फिलिंग होता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और यहाँ के काम के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं हर एक टर्म के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। कंपनी ने बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च किया है और बहुत अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करके अपना जो टॉप लाइन है वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू ऐड किया है। कंपनी ने 2019-20 में वेगाबालिन और HSQS करके 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया था राइजिंग फार्मा के साथ कोलैबोरेट करके। राइजिंग फार्मा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सुबेन के वीडियो में, यानी सुबेन फार्मा का जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया था राइजिंग फार्मा में सुबेन फार्मास्यूटिकल्स का 25% का स्टेक है। उसके साथ कंपनी ने यूरोप में एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप किया था जो कंपनी को यूरोप में एक्सपेंड करने के लिए हेल्प करेगा। और कंपनी का जो यूरोप में अपना ओन फ्रंट एंड है वो यूरोप में 2 प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए और लॉन्च करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और कंपनी का इंटरमीडिएट टोल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एग्रीमेंट है एस्पेन के साथ, जो कंपनी को मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए हेल्प करेगा सर्टेन हार्मोनल इंटरमीडिएट्स को, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद अगर हम देखें, कंपनी ने 2015 में पार्टनरशिप किया था नेटको फार्मा के साथ, जिस पार्टनरशिप के अंदर नेटको फार्मा से कंपनी का एग्रीमेंट हुआ था कि 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो नेटको फार्मा ने जितना फॉर्मुलेशन सेल किया है मार्केट में उसके ऊपर जो खर्चा आया है वो हटा देने के बाद जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका 50% वो लोरस के साथ शेयर करेगा। और लोरस अगर कोई भी एपीआई का प्रोडक्ट बेचता है जो नेटको फार्मा का है तो उसका भी रेवेन्यू लोरस सारे कॉस्ट हटा देने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट का 50% वो नेटको फार्मा को देगा। और ये एग्रीमेंट का टेन्योर है 10 ईयर तक, यानी 10 ईयर तक ये 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट रहेगा। और कंपनी ने बहुत सारा एक्विजिशन भी किया है। कंपनी ने साउथ अफ्रीकन के एस्पेन का जो सब्सिडियरी है उसे एक्वायर कर लिया था, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जेनेरिक असेंबल एआरवी मार्केट है। और कंपनी ने उसके साथ 72.55% स्टेक रिच्योर लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ले लिया है। इस एक्विजिशन के बाद लोरस को हेल्प मिलेगा बायो कैटलिस्ट में एक मार्केट लीडर होने का। और ये कंपनी का नाम बाद में चेंज करके लोरस बायो भी रख दिया गया था। और इस कंपनी के अंदर R&D और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है बायोटेक प्रोडक्ट और क्रिटिकल फॉर मैन्युफैक्चरल बायोलॉजिकल ड्रग्स को, यानी जो बायोलॉजिकल ड्रग्स मैन्युफैक्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मार्केट में। तो कंपनी ने ऑलरेडी अपना जो टोटल प्लेज शेयर है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया है, यानी जो पहले था 15.78%
वो अब हो गया है 1.15% तक, क्योंकि कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत था। कंपनी सरवाइव नहीं कर पा रहा था, या जो कैपेक्स में खर्चा कर रहा था, ऑपरेशन में खर्चा कर रहा था, उनके लिए कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी अपना शेयर को प्लेज कर रहा था। मगर मार्च 2020 के बाद से मार्च 2021 तक कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो शेयर प्लेज है वो हटा दिया है। तो इससे पता चलता है मिस्टर सत्यनारायणा एंड उनका टीम यानी कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट है वो कितना ज्यादा कमिटेड है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। जनरली मैं ऐसे कंपनी से दूर रहता हूँ जिस कंपनी के प्रोमोटर का शेयर प्लेज होता है, मगर इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल में और कंपनी का इतना सारा प्रोमोटर प्लेज क्यों कम हो गया है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं पार्ट 2 के एंड में, यानी बोनस पॉइंट में, कि कंपनी ने कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो किया था जिसके ऊपर बेस करके कंपनी का जो इतना सारा शेयर प्लेस था वो कम हो गया है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कंपनी में FII होल्डिंग का, तो FII ने कॉन्स्टेंटली अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। और अगर बात करें कंपनी के सर्वाइव करने का, तो कंपनी के पास इतना सारा एसेट है, कंपनी के जो सर्वाइवल का टोटल डेज है वो 220 डेज तक आ रहा है, यानी मोर देन 7 to 8 मंथ्स होता है। यानी कंपनी अगर आज से रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करना बंद कर दे तो 220 डेज तक सर्वाइव कर सकता है अच्छे तरीके से। तो अभी अगर बात करें कंपनी के कुछ वीकनेस का, तो वीकनेस में मैं पहले ही रखना चाहूंगा कंपनी का जो शेयर है वो प्लेज है, यानी प्रोमोटर का शेयर प्लेज है। तो शेयर प्लेजिंग मैं एक वीकनेस मानता हूं जनरली कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, तो कंपनी के लिए एक वीकनेस है। उसके बाद है कंपनी का जो कैश फ्लो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, जो कंपनी R&D और कैपेक्स में खर्चा कर रहा है। इसकी वजह से कंपनी लगातार अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और कंपनी अपने R&D में भी बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहा है, जो आगे आने वाले कैपेक्स प्लान में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के अपॉर्चुनिटी सेगमेंट में। और उसके बाद कंपनी का जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और शेयर कैपिटल है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए एक वीकनेस है। देखिए कंपनी में कोई अगर डेट ना हो तो कंपनी एक अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकता है, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहता है। मगर इस कंपनी के अंदर जनरली कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है ईयर ऑन ईयर, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू कर रहा है ईयर ऑन ईयर, जो जनरल इन्वेस्टर का जो बुक वैल्यू है वो ईयर ऑन ईयर कम कर रहा है, मगर कंपनी अच्छे तरीके से नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। इसकी वजह से कंपनी का जो पर शेयर होल्डर बुक वैल्यू है वो लगातार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। मगर कंपनी अगर ये एक्स्ट्रा शेयर्स इशू ना करे तो शेयर होल्डर्स का जो पर शेयर बुक वैल्यू है वो और भी अच्छी तरीके से बढ़ पाएगा। और इसके बाद अगर कंपनी के कैश कन्वर्शन सर्कल के बारे में बात करें, तो कैश कन्वर्शन सर्कल भी कंपनी का कुछ अच्छा नहीं है। कंपनी का जो कैश कन्वर्शन है वो बहुत ही देर से कंपनी के पास आ रहा है, यानी कंपनी अगर आज कोई माल सेल करे तो वो कैश होने के लिए टाइम लग रहा है 119 डेज, यानी करीबन 4 मंथ्स के आसपास। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, अगर कंपनी को मान लीजिए अगले 2 महीने में कोई भी पेमेंट करना है और वो इमरजेंसी पेमेंट है, या कंपनी को कोई बैंक का रिपेमेंट करना है EMI का, तो कंपनी के हाथ में उस टाइम पे अगर पैसा नहीं होगा तो कंपनी को बोरो करना पड़ेगा, कंपनी को एडिशनल शेयर भी इशू करना पड़ सकता है। तो कंपनी में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात किया जाए तो कंपनी के अंदर जो 4-5 सेगमेंट है उस 4-5 सेगमेंट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज अभी मौजूद है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन बिजनेस के बारे में। तो फिनेंशियल ईयर 2021 में बहुत सारा सेल्स का जो टेंडर है वो LMIC कंट्रीज यूरोप और USA से कंपनी को मिला है, जिसके दौरान कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और कंपनी को इस क्वार्टर में यूएस में जो कंपनी का ओन फ्रंट-एंड है उसके थ्रू एक लाइसेंस भी मिला है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और कंपनी के अंदर और भी 3 प्रोडक्ट है जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2020 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने 27 ANDA और NDA को फिल किया था, जिसके अंदर कंपनी का 9 प्रोडक्ट अप्रूव हो गया है और 8 पार्शियली अप्रूव हुआ है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है और भी 10 में से जो 8 फिलिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक अप्रूव हो जाएगा। कंपनी ने 9 फिलिंग किया है यूरोप में, 14 किया है कनाडा में, जिसके अंदर 8 ऑलरेडी अप्रूव हो गया है और 4 तो ऑलरेडी लॉन्च भी हो गया है, और कंपनी आगे आने वाले टाइम पे 2 लॉन्च करने की सोच रहा है। और कंपनी के पास TLE 400 करके एक API है जिसका करंटली मार्केट साइज है 150 to 200 मिलियन डॉलर का, और इस सेगमेंट में करंटली 3 मेजर प्लेयर्स है, जिसके अंदर लोरस लैब भी एक है।
कंपनी को बहुत सारा सीएमओ का ऑर्डर यूरोप से मिल रहा है, जिसके अंदर 2 वैलिडेशन ऑलरेडी हो गया है और जो बाकी है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक हो जाएगा। तो अगर कंपनी के एपीआई सेगमेंट के बारे में बात करें, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में एपीआई सेगमेंट में बहुत अच्छे तरीके का ग्रोथ दिखाया है। 61 डीएमएफ कंपनी ने फिल किया है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये ग्रोथ भी सेम रहेगा या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो कंपनी का एक ईएफबी का एपीआई है और एक डीटीजी का एपीआई है और मार्केट अभी ईएफबी से डीटीजी में कन्वर्ट हो रहा है और कंपनी के पास इसका भी एक एपीआई है, जिसके ऊपर बेस करके कंपनी आने वाले टाइम पे एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकता है। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या कस्टम सिंथेसिस बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी के हाथ में है और कंपनी के पास करेंटली एक्टिव प्रोजेक्ट है मोर देन 50 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और कंपनी का जो ऑन गोइंग कमर्शियल सप्लाईज है वो 4 प्रोडक्ट का है। कंपनी के पास करेंटली जो फैसिलिटीज है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 तक वो फैसिलिटीज बढ़ के 3 या 4 हो सकता है। और कंपनी के इस सेगमेंट में करेंटली हैदराबाद में एक R&D का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंपनी और भी एडिशनल फैसिलिटीज को ऐड करने के लिए लैंड एक्वायर करने के कोशिश में है। और अगर कंपनी के लोरस बायो के बारे में बात करें तो लोरस बायो में करेंटली 180 लीटर पर एनम के फॉर्मेशन का कैपेसिटी है, जिसके अंदर 4 रिएक्टर है ऑलरेडी, जिसका करंट कैपेसिटी है 45,000 लीटर पर एनम। और कंपनी आगे आने वाले टाइम पे यानी मई 2022 में 2 रिएक्टर और लगाने वाला है और अगस्त और सितंबर के अंदर और 2 रिएक्टर लगाने वाला है। और कंपनी इसके साथ एडिशनल 1 मिलियन लीटर कैपेसिटी पर एनम का जो फॉर्मेशन है वो डेवलप कर रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर बहुत सारा कैपेक्स लॉन्च किया है और कैपेक्स अनाउंसमेंट में कंपनी ने कहा है आने वाले 24 मंथ के अंदर कंपनी 1500 टू 1700 करोड़ का एक्सपेंडिचर करने वाला है, जिसके साथ कंपनी का जो टोटल एसेट है उसका टर्नओवर बढ़ के हो सकता है 1.5x। और कंपनी ये कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 700 के आसपास खर्च कर दिया है और आने वाले टाइम पे ये स्प्लिट होगा एपीआई फॉर्मुलेशन सीएस और लोरस बायो के सेगमेंट में रेस्पेक्टिवली, जिसके अंदर एपीआई को मिलेगा 50% कैपेक्स का, 30% मिलेगा फॉर्मुलेशन बिजनेस को, सीएस को मिलेगा 10% और 10% मिलेगा लोरस बायो को। यानी ये चारों सेगमेंट में कंपनी अच्छे तरीके से कैपेक्स लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर ये चारों सेगमेंट में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें आने वाले 2 या 3 सालों में। और कंपनी के R&D के बारे में बात करें तो कंपनी अपना बहुत सारा पैसा R&D में भी स्पेंड कर रहा है। जो टोटल कंपनी का रेवेन्यू है उसका 3.8% कंपनी R&D में खर्च कर रहा है, जो है 184 करोड़। तो इन चारों सेगमेंट का जो मार्केट साइज है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉर्मुलेशन का जो बिजनेस है वो 2019 में $324.42 बिलियन का था ग्लोबली और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है CAGR 13.74% से ये 2022-2027 तक बढ़ेगा। और API में 2020 में था $187.7 बिलियन का मार्केट और 2021 में ये था $205.6 बिलियन का मार्केट। कस्टम सिंथेसिस या CDMO बिजनेस USD 130.8 बिलियन का था 2018 में और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2078.98 बिलियन का हो जाएगा 2026 में, जो CAGR 10% से बढ़ेगा। लोरस बायो की बात करें तो बायोटेक का जो सेगमेंट है वो 1.9 बिलियन का था 2020 में और ये बढ़ के हो जाएगा 4.1 बिलियन का, यानी नियरली डबल 2025 तक। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये सेगमेंट CAGR 13.4% से बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर। और कंपनी के पास जो ऑन्कोलॉजी API है जो कैंसर का फॉर्मुलेशन बनाने में हेल्प करता है कंपनी को, तो कंपनी में ये एक हाई मार्जिन लो वॉल्यूम का सेगमेंट है और ग्लोबली कैंसर का पेशेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ने के कारण से कंपनी को इस सेगमेंट से आगे आने वाले टाइम पे अपना जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो बढ़ाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मेक इन इंडिया की वजह से और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले टाइम पे मिलने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंड था API और फॉर्मुलेशंस के लिए
और इंडिया एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट होने के कारण इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से अपना जो एपीआई है, फॉर्मुलेशन है, वो वर्ल्ड के बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक्सपोर्ट कर पा रहा है बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो ये वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनीज जो है वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है और इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी को वो ग्रैब कर पाए अपने कस्टमर के हिसाब से। तो कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ थ्रेड्स भी मौजूद है। तो वो क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हायर रॉ मटेरियल्स कॉस्ट। हम लोग जानते हैं चाइना के ऊपर मेनली हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है जो फार्मास्यूटिकल्स का रॉ मटेरियल्स है उसके लिए। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के कारण और ग्लोबली बहुत सारा कोविड-19 का केस एक साथ बढ़ने के कारण जो फार्मास्यूटिकल्स का रॉ मटेरियल्स है उसका कॉस्ट बढ़ गया है, जो कंपनी के लिए एक थ्रेड है और इससे कंपनी के ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी एक इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ग्लोबली जो फार्मा कंपनीज है उन्हें अपना एपीआई बोलिए, अपना जो फॉर्मुलेशंस बोलिए वो एक्सपोर्ट करता है। दूसरा थ्रेड है रेगुलेटरी चेंजेस इन डेवलप्ड मार्केट। आप जानते हैं कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो टेंडर बिजनेस है। तो ग्लोबल जो डेवलप्ड मार्केट है यानी आप यूएस बोल लीजिए, यूरोप बोल लीजिए, तो वहां पे क्या होता है अगर रेगुलेटरी कोई भी चेंजेस होता है यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसा कोई न्यूज आता है कि इंडिया से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा या पर्टिकुलर इस वजह से इस कंपनी को बैन किया जा रहा है, तो उसकी वजह से कंपनीज को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और थर्ड है ग्लोबल जो एआरवी मार्केट है वहां पे टेंडर बिजनेस में क्या होता है, जो कंपनी सबसे कम कोट कर पाता है उन्हें ही टेंडर मिलता है। तो अगर कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अपना जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा और आगे आने वाले टाइम पे इसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तीनों सेगमेंट में कंपनी को एक थ्रेट हो रहा है। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट है, जो प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस है और कंपनी का जो स्वॉट एनालिसिस है उसके ऊपर बेस करके मैं कंपनी को देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और स्वॉट एनालिसिस के बारे में पूरे डिटेल में बात कर चुके हैं और अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और कंपनी में एक बोनस पॉइंट जो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं और समझने वाले हैं कंपनी को करंट प्राइस में क्या हम लोगों को खरीदना चाहिए, बेच देना चाहिए या साइड में रह के वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो या कोई भी चीज आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं, या अगर आगे आने वाले टाइम पे आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। Thanks for watching and happy investing.